गाइस, तो क्या आप अपने घर में पुराने स्विच सॉकेट बदलने का प्लान किया है या फिर आपका नया घर बन रहा है और आप घर के लिए वायर या स्विच सॉकेट खरीदने वाले हैं या फिर आपके घर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं किसी जैसे कि एसी हुआ या गीजर हुआ और इनके प्लग्स कभी जल जाते हैं और कई बार प्लग का जो पॉइंट है उसमें गला हुआ रह जाता है। और वो कौन सी टिप्स है जिससे कि आप अपने घर के लिए बेस्ट से बेस्ट वायर लेंगे इकोनॉमिकल रेट्स पे और पूरे घर में अगर हम बिजली का काम करवा रहे हैं तो उसकी कितना खर्चा होने वाला है, जो मैं इतने सिंपल एंड एग्जैक्ट बताऊंगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने और आपके पास पूरी कॉस्टिंग होगी कि आपके घर में पूरी बिजली का खर्चा कितना आने वाला है और वो कौन सी ऐसी वायर है जिसमें सिर्फ 80 से 100 रुपए खर्च करके आपके घर में आग अगर लग भी गई तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ 100 रुपए में। और आपको ये लग रहा होगा कि यार बहुत सिंपल है, मार्केट में जाना है, वायर लेनी है और ये तो हम ले लेंगे, इसमें ऐसा क्या सुनने की जरूरत है। लेकिन बहुत जरूर जो आज मैं बताने वाला हूं ये पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करता हूं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं थोड़ी बहुत रिसर्च मैं भी कर लेता हूं कि अगर जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता सकूं, बट ऐसा इंटरनेट पे भी कहीं अवेलेबल नहीं। तो वीडियो को पूरी देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले हमारा जो आया बॉक्स, मतलब कि बॉक्स कौन सा लगने वाला है। तो देखो जनरली जीआई बॉक्स आता है, एक मेटल का बॉक्स आता है। तो आपको हमेशा जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, नॉर्मली आपको दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा, छोटा दुकान हो या बड़ी दुकान हो कहीं भी आपको मिल जाएगा। जीआई को हमेशा इसलिए लेना है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, प्लस वो रस्ट प्रूफ होता है, उसमें जंग आसानी से नहीं लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप स्क्रू कस रहे हैं, अगर उसमें हम कोई पेच कसने वाले हैं तो जनरली क्या होता है, या तो उसकी थ्रेडिंग लूज हो जाती है या वो पेच निकलने लग जाता है, स्विच बोर्ड थोड़ा हमारे ढीले हो जाते हैं। ये लोहे में हो जाता है जबकि जीआई में नहीं होता। चलो ये तो सिंपल सी चीज थी कि जीआई का लेना है। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देखो जब भी हम दीवार में छेद करके उस बॉक्स को फिट करेंगे आपको हमेशा क्या ख्याल रखना है, आपको जो देखना है नॉर्मली कि आपका वॉल है, वॉल का सर्फेस है, जो बॉक्स लगे वो हमेशा दीवार के लेवल से 2 से 3 mm अंदर होना चाहिए। जैसे अगर ये हमारी दीवार है तो उससे थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, मतलब कि 2 से 3 mm। वो इसलिए क्योंकि अगर आप जब कभी उस बॉक्स को फिट कराने के बाद उस पर पुट्टी करवाएंगे और पेंट करवाएंगे तो उसमें पैच दिखाई दे जाएगा, और अगर वो अंदर रहेगा तो पुट्टी को मार्जिन मिल जाएगा दीवार के सरफेस पे लेवल होने के लिए, तो आराम से पेंटर पुट्टी खींच देगा जिससे कि अनड्यूलेशन पेंट में नहीं आएगी। और जो जीआई बॉक्स में ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको बिजली वाले को हमेशा बोल देना है कि जो बॉक्स लगेगा भैया मैं सबका लेवल चेक, जो भी बॉक्स है वो मैं लेवल से चेक करूंगा कि जो हमारा बॉक्स बिजली का है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो टेढ़ा बॉक्स लग गया तो जो स्विच प्लेट लगेगी वो भी आपकी हमेशा टेढ़ी ही दिखाई देगी। और जब आपने अपने घर में पैसा लगाया और डेली आप घर में एंटर करोगे और जब उस स्विच प्लेट को देखोगे यार टेढ़ी है, तो आपके मन में आएगा यार किससे काम करवा लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको देखना नहीं है, बस उसको बोल देना, जिससे उसके माइंड में मैसेज चला जाएगा कि भैया इनको पता है और ये चेक करेंगे, तो वो अपना टाइम प्रॉपर देगा और फोकस के साथ काम करेगा, है ना। टिप बढ़िया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है आपका कंड्यूट। कंड्यूट मतलब पाइप जिसके अंदर से वायर ट्रेवल करेगी। कंड्यूट की जो मटेरियल सिलेक्शन है वो आप कोई सी भी कर सकते हो, इसमें इतना कोई खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगेन जो झिर्री कटेगी, मतलब कि जो उसका एरिया कटेगा जिसके अंदर वॉल के अंदर पाइप को दबाया जाएगा, जहां से वो ब्रिक और प्लास्टर को काटा जाएगा, उसमें हमेशा अगेन वही सेम चीज का ध्यान रखना है कि जो पाइप का जो उसने वो काटा है वो मार्जिन अंदर हो और आराम से उसमें मसाले भरने का और पुट्टी का मार्जिन होना चाहिए। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, पाइप लगाया, मसाला भरा और वो मसाला दीवार के सरफेस से बाहर आ जाता है, जिससे पुट्टी भरने का मार्जिन ही नहीं बचता, और फिर अगेन तोड़ा फोड़ी और सारा पैसा दोबारा, और नहीं तो फिर उस पर पैच वर्क दिखाई देगा। पेंट वाला कहेगा बिजली वाले की दिक्कत है, बिजली वाला कहेगा आपका पेंटर बेकार है, पैसे खराब होंगे आपके। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब बिजली का काम होता है, इसके बाद एक पॉइंट और है एमसीबी से रिलेटेड। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको नॉर्मल कहूं, चलो आप अभी खुद बताओ, मैं आपको कहता हूं कि भाई आपको अपने घर में ये काम कराना है, मैं समझ लो बिजली वाला हूं और मैंने आपको बोला कि सर आप मार्केट जाइए और वायर खरीद लाइए, 2 mm की वायर ले आइए, एक बंडल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सीधा मार्केट जाएंगे और आप कहेंगे इस ब्रांड की पर्टिकुलर ब्रांड, या उससे ही पूछ लेंगे कौन सा अच्छा ब्रांड है और वायर दे। वो चुपचाप एक पैकेट उठाएगा वायर का, ब्रांड का, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हेवेल्स हो, पॉलीकैब हो, फिनोलेक्स हो, कोई भी अच्छे ब्रांड का आपको वायर दे देगा। बस आप यही करेंगे। लेकिन जो मैं आपको कहता टिप बताऊंगा, वो टिप क्या है? वो टिप ये है, जब आप वायर खरीदने जा रहे हैं, देखो जनरली 2 टाइप की, वैसे तो 3 टाइप की होती है, तीसरी वाली हाईली उसके लिए होती है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। 2 टाइप की वायर होती है, एक होती है FR, एक होती है FRLS। FR का मतलब हुआ फायर रेटेड और FRLS का मतलब हुआ फायर रेटेड लो स्मोक। मतलब समझ आया? फायर रिटार्डेंट का मतलब हो गया कि अगर घर में आपके आग लग गई, सपोज करो बिजली वाले ने कोई गलती कर दी, पता चला कि आपकी एक ही वायर पे 2 या 3 एसी कनेक्ट हो रखे हैं, या किसी पे एसी मोटर गीजर एक साथ कनेक्ट हो रखा है, या कोई भी हैवी इक्विपमेंट एक ही वायर पे कनेक्ट हो रखे हैं। तो FR में क्या होता है, सपोज करो उस पे बहुत ज्यादा लोड हुआ, वायर गर्म हो गई, तो क्या होगा, वायर में सीधा आग लग जाएगी और वो जो तार होती है वो इजीली जल जाती है। अगर मैं 1.5 mm के बंडल की बात करूं जो कि 1000 रुपए का आता है, जबकि अगर आप FRS ले लेंगे जो करीब 1100 रुपए का आएगा, मतलब कि
सिर्फ 100 रुपये फालतू। अगर आपके यहाँ पे एरिया में 900 का है तो उस पर सिर्फ 10 से 12% का रेट इंक्रीज होता है। अगर 1000 रुपये का है तो 1100 का है या 1150 का हो जाएगा मैक्सिमम। सिर्फ 100 से 150 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन उसका क्या मतलब हो जाएगा, FRLS, फायर रेटेड लो स्मोक। सबसे पहले वो तार जलने में टाइम लेगी। कभी आप नॉर्मल तार को लेना और उस तार के नीचे लाइटर रखना, उसको जलाना, तो आप उसमें देखोगे कि जो उसका PVC मटेरियल जलेगा, धुआं उठेगा, आग की लपटें उठेंगी, प्लस और वो बूंद बूंद करके उसकी वायर टपकने लगेगी। तो सोचिए अगर वो जलती हुई तार की बूंद कहीं किसी पे गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। जबकि FRLS में क्या होगा, आप सेम लाइटर जलाओ, वो जो तार है ना उसमें स्मोक आएगा बहुत कम, वो तार टपकेगी नहीं और प्लस जलनेगी नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी बदबू पहले आ जाएगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा भाई आग लग सकती है, आग के चांसेस है। और आप सीधा अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे MCBs होती है वहाँ जाओगे और MCB गिरा दोगे, नुकसान नहीं होगा, आग नहीं लगेगी और आपके घर में सारे सेफ रहेंगे। तो आपको मार्केट जाके सीधा ये वायर नहीं लेनी है, FR को अवॉइड कर लो, FRLS ले लो, फायर रेटेड लो स्मोक। यार 150 रुपये में क्या होगा, 1000 रुपये का था 150 आपने फालतू दे दिए, लेकिन आपके घर की वायर की लाइफ बढ़ गई, उस जलेगी नहीं और कितने सारे बेनिफिट्स हैं सिर्फ 150 रुपये। तो ये टिप क्या आपको पता थी, कमेंट में जरूर बताना। और कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं मार्केट में, देखो मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, पर अगर आप अपने घर में जब भी काम करा रहे हो, मैंने अपना मेल एड्रेस डाला हुआ है और जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपना फोन नंबर भी इंटरनेट पे डाल दूंगा। आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हो, अपने पर्सनल इंटीरियर कोच को, आपके दोस्त को सीधा आप मुझे कॉल करो या मेरी टीम में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको सीधा बता देगा जो पॉइंट्स जानने के जरूरी होंगे और वो कौन सी ब्रांड की तार आपको नहीं लेनी और कौन से की लेनी है वो बताता हूँ। देखो जनरली हेवेल्स हो गया, फिनोलेक्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, RR काबिल हो गया और एक और ब्रांड है KEI करके, काई आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, आई थिंक KEI उसका नाम है। ये ब्रांड में से आप वायर इजीली ले सकते हो और कोशिश करना। एक और आती है जो होती है ZHFR, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये होता है MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो आपके घर में आपने देखा होगा जो एक बोर्ड होता है जिसमें सारी MCBs लगी होती हैं। देखो अगर आपका चाहे घर नया है या पुराना है, आप उसमें काम करा रहे हो नहीं कर रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा MCB लोड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करें। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो कोई भी ज्यादा इक्विपमेंट्स अगर एक ही सर्किट पे, मतलब एक ही वायर पे या एक ही जगह पे लोड आ रखा है, तो उससे क्या होगा, लोड अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपके बिजली का बिल, इससे भी इसमें फर्क पड़ता है। दूसरा आपके इक्विपमेंट्स की सेफ्टी बनी रहेगी, जिससे कि कोई भी आपका, कई बार आपने देखा होगा पंखा खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, उसका एक रीजन ये भी होता है। और सबसे बड़ी चीज सेफ्टी, कभी आग नहीं लगेगी, सारी चीज बराबर चलेगी। अगर तो आप पुराने घर में करवा रहे रेनोवेशन, तो आप बिजली वाले को बोलो कि भैया लोड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना है। दूसरा, अगर आपके घर में ड्राइंग नहीं बनी, अगर आपका नया घर है, आप नया घर बनवा रहे हो, तो जनरली क्या होता है, ड्राइंग्स में इंटीरियर डेकोरेटर्स जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक पॉइंट्स तो बता देंगे कि भाई ये बिजली का पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन साथ के साथ उसमें एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी होता है जिसे हम सर्किट ड्राइंग बोलते हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है कि पॉइंट का लोड इस MCB पे, इस पॉइंट का सारा लोड इस MCB पे ये होता है। जनरली ये अवॉइड कर दिया जाता है, इसके अलग से पैसे नहीं देते, पैसे बचाने के लिए। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली वाले को बोल दो कि भैया लोड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना है। नया घर बन गया, सारी चीज हो गई, आपने इक्विपमेंट चला लिए, उसके बाद उसको बोल देना, उसकी कुछ पेमेंट 1000-2000 रुपए रोक के रखना। उसको ये जरूर बोल देना कि भैया जब एक बार हम शिफ्ट हो जाएंगे, सारी चीज रनिंग में आ जाएगी, तब उसके बाद एक बार नॉर्मल आके रूटीन चेकअप कर लेंगे। नहीं तो शुरुआत में कई बार ये चीजें पता नहीं चलती है, लेकिन बाय द टाइम गॉन चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप शिफ्ट कर जाओ, 1 महीने 2 महीने के बाद, अगर आप बिल्डर फ्लोर भी हो, आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जरूर उसको चेक करें। अब जिस पॉइंट का आपको इंतजार था वो है कॉस्टिंग, कि भैया आपने इतनी सारी नॉलेज तो दे दी, इतनी सारी चीजें तो बता दी, पर असली चीज तो बताओ, पैसा कितना लगेगा हमारी जेब से। अब इसका जो बेसिकली फंडा है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी पुराने पॉइंट्स हैं या नए जो बनने वाले पॉइंट्स हैं, देखो जनरली मैं अगर रिसर्च करी, मैंने हर जगह इंटरनेट पे भी देखा, तो कहीं भी एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आप कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, कि 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में कितनी तार लगेंगी, क्योंकि इसका सबका अलग होता है। मान लो किसी ने सीलिंग में 4 लाइट पॉइंट लिए या किसी ने 10 लाइट पॉइंट लिए। तो अगर आपका पुराना घर है, पुराने पॉइंट्स की जगह नए पॉइंट्स कन्वर्ट करा रहे हो, तो इसका सिंपल सा फंडा है जिसमें मटीरियल की कॉस्ट आ जाएगी, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और तीसरी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी, कोई अलग से पैसा नहीं देना। तो अगर आपके घर में लाइट पॉइंट हो रहा है, लाइट पॉइंट का मतलब जिसमें लाइट्स जलने वाली है ओनली, जिसमें कोई स्विच सॉकेट नहीं होने वाला है, उस लाइट पॉइंट का जनरली ऑन एवरेज खर्चा आता है 500 रुपये। 500 रुपये में क्या क्या आ गया, ये सारे पॉइंट्स के लिए फॉलो होगा। इसमें आपकी वायर आ गई,
वायर आ गई कहां तक, करीब 2 मीटर या 3 मीटर तक की। मतलब कि एक पॉइंट यहां था, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको कोई लाइट पॉइंट शिफ्ट करना है तो अप टू 3 मीटर्स, 2 to 3 मीटर्स के बीच में वो आपको इसी रेट में देगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो उस लाइट पॉइंट का जो कॉस्ट होता है वो ऑन एवरेज 500 से 600 के बीच में होता है। अब वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं या कहाँ एरिया है, कौन सा एरिया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन 500 से 600 में सब कुछ कवर अप हो जाता है। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट वगैरह। अब इसमें स्विच सॉकेट आपके कोई भी डिपेंड नहीं करता, पावर का सॉकेट है या नॉर्मल सॉकेट है, फैन रेगुलेटर है, क्या है। ये हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे क्योंकि जनरली एक रूम में एक ही पंखा होगा, लाइट्स होंगी और कुछ पावर प्लग्स होंगे। पावर प्लग्स हो गए जैसे बेड के लेफ्ट राइट साइड में टीवी यूनिट के लिए हो गया या कोई लाइट पॉइंट हो गया। बाथरूम में स्टैंडर्ड पॉइंट्स होंगे जैसे गीजर हो गया या आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया, इन सब के पॉइंट्स होंगे। तो ऑन एवरेज जहां पे आपका स्विच सॉकेट लगने वाला है उसकी ऑन एवरेज कॉस्ट करीब 800 से लेकर 1000 रुपए के बीच में आती है। अब 800 से 1000 के बीच में क्यों आती है, ये और भी बढ़ सकती है, 2000 तक भी जा सकती है, 3000 तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करती है कि आपके स्विच सॉकेट कौन से होते हैं। अब मैं जो स्विच सॉकेट कंसीडर करके चल रहा हूं इसमें जो है वो एंकर पेंटा का मॉडल आ सकता है या एंकर रोमा का आ सकता है या ये जो कॉमर्शियल सीरीज होती है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो फेवरेट अगर आप पूछोगे एंकर पेंटा है। आप कहते हो तो मैं आपको अपने घर की जहां मैं अभी वीडियो बना रहा हूं वहां की फोटो भी दिखा देता हूं। तो ये वो स्विच सॉकेट है और इसमें आप कितने भी स्विच सॉकेट हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में एक ज्यादा है किसी में कम है। ये एवरेज है, सारे घर का मिला के होता है, तभी एवरेज कॉस्ट निकलती है। तो अगर कोई आपको कहे नहीं इसमें ज्यादा स्विच लग गए या सॉकेट लगे, नहीं देना, क्योंकि वो एवरेज में सारा कुछ निकल जाता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लगवा लो घर में, ये सब एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर बेड के साइड टेबल में एक पावर का स्विच, एक पावर का सॉकेट, एक नॉर्मल का स्विच, एक नॉर्मल का सॉकेट। और ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे को, वो इसलिए क्योंकि हमने एक जगह पे करीब 2016 या 17 की बात है, जब मैं यूट्यूब पे तो नहीं बनाता था वीडियोस, तो मैंने ये चीज़ देखा, उन्होंने हमें बुलाया जब मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर वहाँ गया था। तब मैंने देखा वहाँ पे क्या हुआ कि उनके घर में दिवाली वाले दिन, ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था, तो उनके घर में जो आग लगी वो रीज़न यही था कि उनके घर में वायर लगी हुई थी, नॉर्मल थी, सब चीज़ थी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं था। तो उन्होंने करीब 8 से 9 लाख का लोन लिया था, नया बिल्डर फ्लोर लोन लिया, उसमें पूरा इंटीरियर का काम कराया और दिवाली के दिन उनका इनॉग्रेशन था। सुबह पार्टी और शाम को अपनी फैमिली के साथ बाहर गए और रात को आके उनके घर पे आग लग गई। तो ना इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ना वो बिल्डर की गलती थी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर की, जस्ट बिकॉज उनके पास नॉलेज की पूरी अवेयरनेस नहीं थी। अगर बिजली वाले ने अपना काम अच्छे से किया होता या फिर बिजली वाले को किसी ने गाइड किया होता, बिल्डर ने या कॉन्ट्रैक्टर ने या आपने पता होता, तो इससे फ़ायदा क्या होता कि वो आग नहीं लगती। अब आप ये सोच के देखो कि आपने एक मोबाइल खरीदा, वो खो गया और उसका EMI आप अभी भी भर रहे हो। और इसके ऊपर से एक चीज़ और, जब वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने बुलाया तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी फ्लोर तो खराब हो गया, तोड़ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो मतलब मार्केट में लूटने के लिए तैयार है। जबकि हम गए, हमने पूरा चेक किया, वहाँ पे कोई तोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, पर सब कुछ जल चुका था तो इंटीरियर तो शुरुआत से होना ही था, लेकिन फ्लोर को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो मार्केट में तो हर कोई मौका ढूंढता है यार, ऐसा कोई हमें कस्टमर मिल जाए और हम दबा के पैसे लूट सकें। तो यही ये रीज़न है कि मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया और आप लोगों को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। टिल देन, बाय।